ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया। और आज की क्लास में जो है वो हम लोग अपना प्रीवियस टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली प्रीवियस टॉपिक से मेरा मतलब ये है कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया था वो था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर। तो आज की क्लास में जो है वो हम अपने उसी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इन द लास्ट क्लास मैंने आपको सारे बेसिक्स दे दिए थे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, एक्सेस कैपेसिटी क्या है, शॉर्टेज कैपेसिटी क्या है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो मैं आपको जो है वो लास्ट क्लास के अंदर समझा चुका हूं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर जो है वो हम लोग इसको जरा आगे लेके चलते हैं। बट इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आगे चलूं, आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबको याद भी नहीं होगा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एक्सेस कैपेसिटी का। सवाल ये है भाई कि एक्सेस कैपेसिटी क्या है, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या है। तो एक्सेस कैपेसिटी का मतलब यह है कि एक बिजनेस के पास ज्यादा प्रोड्यूस करने के रिसोर्सेज हैं लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो प्रोड्यूस कम कर रहा है। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी एक चाय वाला। जो एक चाय वाला है जो है वो रोज के 100 कप बना सकता है, उसके पास रोज के 100 कप बनाने का लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है। तो रोज के 100 कप बनाने के उसके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल रमजान है तो उसकी दुकान कम आवर्स के लिए खुलती है, तो उसकी रोज की 80 कप की डिमांड है। यानी उसके पास 100 कप बनाने का रिसोर्स है लेकिन उसकी जो करंट डिमांड है वो है 80 कप। तो उसके पास रोज के 20 कप के जो रिसोर्स हैं उसके वो जाया हो रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि 20 कप जाया हो रहे हैं, मैंने कहा कि उसका जो रोज के 20 कप बनाने का जो रिसोर्स है वो जाया हो रहा है। अच्छा जी। फिर फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी का मतलब यह है कि जितनी कैपेसिटी है उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे बिजनेस के पास ये एक चाय वाला है, इसके पास रोज के 100 कप चाय बनाने की कैपेसिटी है। ये जो चाय वाला है इसके पास रोज के 100 कप चाय बनाने की कैपेसिटी है और ये बना भी रोज के 100 कप रहा है। सो इसके पास रोज के 100 कप बनाने की कैपेसिटी है और रोज के बना भी 100 कप रहा है। इसको हम कहेंगे फुल कैपेसिटी। यानी जितना प्रोड्यूस कर सकता है बिजनेस अपने सारे रिसोर्सेज के साथ, बिजनेस प्रोड्यूस भी उतना ही कर रहा है। फुल कैपेसिटी। अच्छा जी। फिर हम आते हैं किस पे, शॉर्टेज कैपेसिटी के ऊपर। शॉर्टेज कैपेसिटी का क्या मतलब है? शॉर्टेज कैपेसिटी का मतलब यह है कि बिजनेस जितना प्रोड्यूस कर सकता है उसकी डिमांड उससे ज्यादा है। सो फॉर एग्जांपल यही चाय वाला है, इसके पास रोज के 100 कप चाय की डिमांड है, सॉरी रोज के 100 कप चाय बनाने का रिसोर्सेस है। ये रोज के 100 कप बना भी रहा है लेकिन इसके पास डिमांड जो है वो 120 कप की है रोज। इसके बाद डिमांड जो है वो 120 कप की है रोज। इसका मतलब ये कि बनाने के रिसोर्सेस कम है, आप बना कम रहे हो और आपके पास डिमांड ज्यादा है। आप बना कम रहे हो और आपके पास डिमांड ज्यादा है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। अच्छा, इसमें हमने फिर और दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म और एक हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म। एक हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म और एक हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब सीजनल, कुछ टाइम के लिए डिमांड गिरी है या कुछ टाइम के लिए डिमांड बढ़ी है। जिसकी कुछ टाइम के लिए डिमांड बढ़ी है कुछ टाइम बाद गिर जाएगी, जिसकी कुछ टाइम के लिए डिमांड गिरी है कुछ टाइम बाद डिमांड बढ़ जाएगी। शॉर्ट टर्म सीजनल, शॉर्ट टर्म में सीजनल। फिर एक हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म, यानी परमानेंट बेसिस पर डिमांड गिर गई है, अब वापस नहीं आएगी डिमांड। या परमानेंट बेसिस पर डिमांड बढ़ गई है, अब गिरेगी नहीं डिमांड। ये है लॉन्ग टर्म। अच्छा जी। तो ये सब कुछ तो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज की जो हमारी क्लास है, बेसिकली आज की क्लास के अंदर जो है वो हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी भी कंपनी के पास अगर एक्सेस कैपेसिटी है इन द लॉन्ग रन, आई रिपीट, किसी भी कंपनी के पास अगर एक्सेस कैपेसिटी है इन द लॉन्ग रन तो वो कंपनी क्या कर सकती है। सबसे पहले तो मैं इसकी यहां पर स्पेलिंग को ठीक कर दूं। ये है एक्सेस कैपेसिटी। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है भाई कि अगर किसी कंपनी के पास लॉन्ग रन में एक्सेस कैपेसिटी है, लॉन्ग रन में एक्सेस कैपेसिटी है,
किसी भी कंपनी के पास अगर लॉन्ग रन में एक्सेस कैपेसिटी है, तो लॉन्ग रन में एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या है? लॉन्ग रन में एक्सेस कैपेसिटी का मतलब यह है कि लॉन्ग रन के अंदर कंपनी की लॉन्ग रन में डिमांड गिर चुकी है। यानी कंपनी ने यह रियलाइज कर लिया है कि उनके पास बड़ी जगह है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो बनाती है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट बनाती है कंपनी। अब उसके पास बहुत बड़ी जगह है, उसके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है। वो रोज के 1 लाख टूथपेस्ट बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल रोज के 1 लाख टूथपेस्ट बना सकता है, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो 70,000 है, इससे ज्यादा है ही नहीं। और अब उसको काफी टाइम गुजर चुका है और उसकी डिमांड 70,000 से बढ़ नहीं रही। तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऐसा बिजनेस जो 1 लाख टूथपेस्ट बना सकता है, जिसके पास 1 लाख टूथपेस्ट बनाने का लैंड है, इसके पास 1 लाख टूथपेस्ट बनाने का लेबर है, इसके पास 1 लाख टूथपेस्ट बनाने का कैपिटल है, इसके पास 1 लाख टूथपेस्ट बनाने का एंटरप्राइज है। लाख टूथपेस्ट बन सकते हैं रोज अगर वो सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करे तो। बना कितने रहा है? 70,000। बना कितने रहा है? 70,000। तो अगर 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 वो लाख टूथपेस्ट बना सकता है और रोज बना 70,000 टूथपेस्ट रहा है, तो उसका मतलब ये बिजनेस अपने 30% रिसोर्सेस वेस्ट कर रहा है। ये बिजनेस अपने 30% रिसोर्सेस क्या कर रहा है? वेस्ट कर रहा है। और हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जो बिजनेस अपने रिसोर्सेज वेस्ट करता है, जो बिजनेस अपने रिसोर्सेज वेस्ट करता है, उसकी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रॉफिट मार्जिन गिर जाता है। खैर ये तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि ऐसा बिजनेस जिसके पास ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, यानी इस बिजनेस ने जो रोज के लाख टूथपेस्ट बना सकता है, 70,000 बना रहा है, इस बिजनेस ने ये रियलाइज कर लिया है, इस बिजनेस ने ये रियलाइज कर लिया है कि मेरी परमानेंट लेवल पर डिमांड कम है, अब मुझे आने वाले दिनों में डिमांड बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। मेरी परमानेंट लेवल पर डिमांड कम है और मेरी डिमांड बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। तो अगर किसी बिजनेस की लॉन्ग टर्म पे डिमांड गिर जाए, यानी लॉन्ग टर्म पे डिमांड है ही नहीं ना, उसके पास 1 लाख टूथपेस्ट बनाने की कैपेसिटी है और वो बना रोज 70,000 टूथपेस्ट है, अब डिमांड ये है बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। जो इनकी डिमांड है वो बढ़ने का नाम ले ही नहीं रही। तो भाई क्या करे अब वो बंदा? क्या करे? क्या सॉल्यूशंस ऐसे बंदे के पास जिसको ये रियलाइज होता है कि परमानेंट बेसिस पर उसकी डिमांड कम है, परमानेंट बेसिस पर डिमांड कम है और उसको नजर आ रहा है कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली नहीं है। उसको नजर आ रहा है कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली नहीं है। क्या करे ऐसा बिजनेस? तो जो सबसे पहला काम एक बिजनेस कर सकता है, वो कर सकता है रैशनलाइजेशन। सबसे पहला काम एक बिजनेस क्या कर सकता है? रैशनलाइजेशन। अच्छा ये रेड में लिखा हुआ है। रैशनलाइजेशन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक किस्म का कॉन्सेप्ट है। आई रिपीट, रैशनलाइजेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत खतरनाक किस्म का कॉन्सेप्ट है। आप बोलेंगे सर क्यों और कैसे? याद रखो, कोई भी कंपनी रैशनलाइजेशन कब करती है? आई रिपीट, कोई भी कंपनी रैशनलाइजेशन क्यों करती है? तो कोई भी कंपनी रैशनलाइजेशन इसीलिए करती है जब वो सर्वाइवल मोड पर आ चुकी होती है। जब वो सर्वाइवल मोड पर आ चुकी होती है। सर्वाइवल मोड का मतलब यह है कि कंपनी हैज एंटर्ड और हैज रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कंपनी ने ये देख लिया, कंपनी ने ये रियलाइज कर लिया कि यार अगर यहां से वापसी नहीं हुई बॉस, तो फिर तो डूब जाएंगे। अगर यहां से वापसी नहीं हुई तो फिर तो डूब जाएंगे, काम खराब है यहां पर। रैशनलाइजेशन बहुत सिवियर केसेस में होती है। कंपनी ने वेट कर लिया, वेट कर लिया, वेट कर लिया, कंपनी को लग रहा है कि यार अब हमने वेट किया तो अब हमारा नुकसान बढ़ जाएगा, अब हमने वेट कर लिया तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, अब हमने वेट कर लिया तो हमारा दिवालिया निकल जाएगा। ऐसे पॉइंट पर आके रैशनलाइजेशन होती है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ऐसा पॉइंट में क्या करती है, मतलब जब कंपनी को रियलाइज हो जाता है
कि भाई दिवालिया निकलने वाला है या बैंक्रप्सी होने वाली, तो क्या करेगी कंपनी? आप में खुद में भी अकल है। अगर आप मेरी जगह होते या आप भी किसी बिजनेसमैन की जगह होते और आपको ये रियलाइज होता कि यार बिजनेस बैंकरप्ट होने जा रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करते? आप बोलते यार स्ट्रिक्ट मेजर्स लो, कॉस्ट गिराओ। स्ट्रिक्ट मेजर्स लो, कॉस्ट गिराओ, बंदे निकालो। बड़ी फैक्ट्री है तो छोटी फैक्ट्री पे चले जाओ, ताकि वहां पर रेंट कम चार्ज हो, ताकि जो है वो एक्सपेंसेस कम चार्ज करें। अगर आपके 10 प्रोडक्ट हैं, 10 में से 8 प्रॉफिट पे हैं, 2 लॉस पे, तो आप बोलोगे भैया 8 चलाओ, 2 प्रॉफिट 2 लॉस जो है वो बंद कर दो। प्रोडक्ट्स जो 100 आउटलेट हैं, 100 में से 80 प्रॉफिट में है, 20 लॉस में है, तो 20 आउटलेट बंद कर दो। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, रैशनलाइजेशन का मतलब यह है यू टेक वेरी 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 स्ट्रिक्ट मेजर्स। यू टेक वेरी 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 स्ट्रिक्ट मेजर्स टू डू व्हाट? टू कट डाउन कॉस्ट। You take very strict measures to cut down on cost. Simple. ये है rationalization. ये क्या है? rationalization. तो एक चीज याद रखो, rationalization नॉर्मल केसेस में नहीं होती। rationalization उस वक्त होती है जब बहुत एक्सट्रीम केस, यानी कंपनी का सर्वाइवल का मोड ऑन हो जाता है, यानी कंपनी एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाती है जहां पे पता लगता है कि नहीं भाई, अब तो काम खराब होने वाला है। तो वहां पर जाके जो है वो कंपनी अपनी फैक्ट्री बंद करेगी, बंदे निकाल देगी। 100 मशीन थी तो 10-20 मशीन भी कम कर देगी, हर जगह से कॉस्ट कट करेगी। बस जहां से हो सकता है ना, कंपनी को लगेगा यार यहां से कॉस्ट कट हो सके, करो कॉस्ट कट। फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा ही है ओवरहेड्स कम हो गए, रेंट कम हो गया, डेप्रिसिएशन कम हो गई। मतलब बहुत सारे ओवरहेड्स की जो एग्जांपल्स है ना हमारे पास, इन सिंपल वर्ड आप ही समझोगे, बस कंपनी की कॉस्ट कम हो गई। तो कॉस्ट कम करने के लिए तो किया था ना। एक दूसरा, देर इज बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब आप बोलोगे सर ये समझ नहीं आया। सीधी सी बात है भाई, मेरा मसला क्या था? मैं आपने आपको एग्जांपल दी, एक कंपनी है टूथपेस्ट बना सकती है, रोज के लाख टूथपेस्ट बना सकती है, रोज के लाख टूथपेस्ट बना सकती है, लेकिन बना कितनी रही है? 70,000 टूथपेस्ट। यानी रोज की 70% कैपेसिटी पे काम कर रही है, और रोज की 30% रिसोर्स जाया हो रही है। रोज की 30% रिसोर्स जाया हो रही है। अब उस कंपनी ने फैक्ट्री छोटी कर ली, बंदे निकाल दिए, ये निकाल दिए, वो निकाल दिए। अब कंपनी बना सकती है रोज के 70,000 यूनिट्स। अब बना कितनी रही है? 70,000 यूनिट्स इंटू 100, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी हो गई? 100। कहां 70% कैपेसिटी पे थे, कहां 100% कैपेसिटी पे आ गए? कहां 70% कैपेसिटी पर थे और कहां 100% कैपेसिटी पे आ गए? ये फायदा है इसका। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि आप जो है वो अपनी फैक्ट्री छोटी कर ली, बंदे निकाल दिए, मशीन कम कर ली, ये कम कर लिया, वो कम कर लिया, रिसोर्सेज बेसिकली कम कर देते हो। जब रिसोर्सेज कम कर देते हो तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम हो जाती है। पहले आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, करंट प्रोडक्शन कम थी, तो बहुत ज्यादा एक्सेस था, बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज था। अब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी गिर गई है और करंट कैपेसिटी के करीब आ गई है, तो अब रिसोर्सेज वेस्ट कम होंगे, रिसोर्सेज वेस्ट कम होंगे। ये है बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है भाई? आप कॉस्ट कटिंग पे जा रहे हो ना, तो बंदे निकालोगे। अब आप बंदे निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, बंदों की गलती तो नहीं है। हमने यूनिट नंबर 2 में एचआर डिपार्टमेंट में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकालती है, अगर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकालती है और एम्प्लॉय की गलती अगर नहीं होती, कोई भी कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को निकालती है और एम्प्लॉय की गलती नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिडंडेंसी। और जब एम्प्लॉय को निकालो और एम्प्लॉय की गलती ना हो, रिडंडेंसी पेमेंट करनी पड़ती है। पढ़ा नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा ना, बिल्कुल। रिडंडेंसी पेमेंट करनी पड़ती है। फिर हमने यूनिट 2 में एक और चैप्टर पढ़ा था, मोटिवेशन। वहां पर हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी थी। एक थ्योरी याद होगी आपको, मैस लॉ। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? मैस लॉ कहता है कि अगर एम्प्लॉय के दिमाग में कहीं भी ये आ गया कि उसकी जॉब सेफ नहीं है, उसको जॉब से निकाला जा सकता है, तो एम्प्लॉय कभी भी अपनी फुल परफॉर्मेंस नहीं देगा, अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करेगा। वो बोलेगा मेरा मालिक तो कभी भी मुझे लात मार के निकाल सकता है, तो मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस क्यों दूं? मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस क्यों दूं? नहीं देगा वो। यही मसला है। आप जब आप रैशनलाइजेशन पर आएंगे, जब आप रैशनलाइजेशन पर आएंगे तो आप बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकालेंगे।
जो एम्प्लॉयज निकल गए वो चले गए। मैं हमेशा कहता हूं जो निकल गए वो गए, जो बच गए वो डर गए। अगर मेरी कंपनी में 1,000 बंदे थे, मैंने 600 बंदे रखे, 400 निकाल दिए। जो निकाल दिए वो तो गए, एंड ऑफ स्टोरी। जो बच गए ना 600, वो डर गए। वो क्या बोलेंगे, यार कंपनी ने 400 बंदे निकाले, कल को हमें भी निकाल सकती है। उनकी जो 400 बंदे निकाले उनकी जॉब सेफ नहीं थी, तो हमारी भी जॉब सेफ नहीं। कल उनको लात पड़ी है, कल हमें भी लात पड़ सकती है। ये भी आज हमें लात पड़ी, कल उनको लात, कल हमें भी लात पड़ सकती है। तो बात यह है भाई कि अकॉर्डिंग टू मैथ्स लॉ, जब आप रैशनलाइजेशन करते हैं तो जो इंप्लॉयज चले गए वो तो गए, लेकिन जो बच जाते हैं वो डर जाते हैं। उनके दिमाग में थ्रेट आ जाता है रिलेटेड टू जॉब, जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। फिर जब आप रैशनलाइजेशन करोगे तो आपको बहुत सारे इंप्लॉयज एक साथ निकालने, जब एक साथ निकालोगे ना भाई, इंडस्ट्रियल एक्शन का खतरा है। इंडस्ट्रियल एक्शन का, इंडस्ट्रियल एक्शन का क्या खतरा है? इंडस्ट्रियल एक्शन का ये खतरा है भाई कि वो ट्रेड यूनियन के पास चले गए। ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जो एम्प्लॉयज के राइट्स के लिए लड़ती है, वो ट्रेड यूनियन के पास चले गए, लड़ाई झगड़ा हो गया। फिर उन्होंने स्ट्राइक कर दी, उन्होंने सारे दूसरे जो वर्कर बच गए थे उनको भी बोला सब स्ट्राइक करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, वापस निकालो नहीं, निकालो नहीं, सबको वापस लो जॉब पे। कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपने आज तो रिसोर्सेस कम कर दिए, फ्यूचर में अगर डिमांड बढ़ गई तो फिर तो आप फंस गए। अब फ्यूचर में क्या वापस से अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या वापस से बड़ी फैक्ट्री लगाओगे? एक दफा तो हो गया। बात समझ आ रही है? तो ये है कुछ डिसएडवांटेजेस। तो ये तो पहला तरीका है लड़ने का, एक्सेस कैपेसिटी लॉन्ग टर्म में। एक्सेस कैपेसिटी मतलब आपके पास जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, आप जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन कर सकते हो लेकिन कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है। अब लॉन्ग टर्म का मतलब ये कि आपके पास परमानेंट बेसिस पर आपको लग रहा है कि मेरी डिमांड बढ़ने वाली नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, एक तरीका तो ये था कॉस्ट कट डाउन कर लो। दूसरा तरीका क्या है? बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, बहुत सारी कंपनीज कहती हैं अच्छा एक काम करो, रिसोर्स तो है ना, 1 लाख टूथपेस्ट बनाने का रिसोर्स है, हाँ है, बना कितने रहा हूं, 70,000 टूथपेस्ट रहा हूं, तो 30,000 टूथपेस्ट बनाने के रिसोर्सेज मौजूद हैं, जगह भी है, लेबर भी है, मशीन भी है, ये भी है, वो भी है। एक काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तो पता लगा भाई आजकल स्मोकर्स टूथपेस्ट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे वेप पी रहे हैं, वेप पीने की वजह से उनके जो है दांत जो है वो ब्लू हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पता लगा, अच्छा तो वेप की वजह से ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। उन्होंने वेपर्स के लिए स्पेशल टूथपेस्ट बना लिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टाइम लगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पैसा लगाया, ये लगाया, वो लगाया, और फिर पता लगा कि भाई उन्होंने एक ब्लू कलर का टूथपेस्ट बना लिया ब्लू दांतों के लिए, जो वेप पी पी के ब्लू हो रहे थे। एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझा रहा हूं, ये भी हो सकता है। तो 30,000 टूथपेस्ट जो नहीं बना पा रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अब वेपर्स के लिए 30,000 टूथपेस्ट बना लो। नॉर्मल टूथपेस्ट नहीं बिक रहा ना 70,000 से ज्यादा, कोई बात नहीं, वेपर्स के लिए टूथपेस्ट बना लो। ये भी एक तरीका है। तो बहुत सारी कंपनीज कहती हैं फैक्ट्री छोड़ने से, इंप्लॉय निकालने से, सब चीजें कट डाउन करने से क्या होगा, नुकसान होगा। थोड़ा सा वेट करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, जगह तो है, लेबर तो है, मशीन तो है, ये तो है, वो तो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, पैसा लगाओ, और वो जो चीजें मैंने टूथपेस्ट बनाने के लिए रखी थी उनको कोई और प्रोडक्ट बनाने पे लगा दो। यानी वो जो 30,000 रिसोर्स मेरा टूथपेस्ट के ऊपर जाया हो रहा था, वो किसी और चीज पे बनाने पे लगा दो, वाइस वर्सा हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है ना? ये फायदे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, रिसोर्स, एक तो था रैशनलाइजेशन, रिसोर्सेज निकालो, कैपेसिटी कम कर दो। दूसरा क्या है, निकालने की जरूरत नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, कुछ नया बनाना शुरू कर दो, कुछ नया बनाना शुरू कर दो। अच्छा, एडवांटेजेस भी है। सबसे पहले, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे और नए प्रोडक्ट्स बनाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी मार्केट के अंदर जो कंपेटिटिवनेस है बढ़ जाएगी। आपकी मार्केट में कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी। कंपेटिटिवनेस बढ़ने का मतलब क्या है? कंपेटिटिवनेस बढ़ने का मतलब है यू बिकम बेटर देन द कंपेटिटर। यू बिकम बेटर देन द कंपेटिटर। कंपेटिटिवनेस बोलो, कंपेटिटिव एज बोलो, एक ही बात है। इट्स बेसिकली बिकमिंग बेटर देन द कंपेटिटर। सो भाई बात यह है कि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आप जितने नए प्रोडक्ट बनाते जाओगे, आपकी मार्केट के अंदर कंपेटिटर से जो है वो मुकाबले में आपकी पोजीशन स्ट्रांग होती चली जाएगी। दूसरा फायदा ये कि अगर आपने टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ली,
अगर आपने टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ली तो आप रैशनलाइजेशन जैसे सिवियर स्टेप से बच जाओगे। यानी रैशनलाइजेशन का मतलब कहता है छोटी फैक्ट्री, कम मशीनरी, इंप्लॉय कम, ये कम वो कम, सब चीजें निकालो। अगर टाइम पे रैशनलाइजेशन कर ली जाए, अगर टाइम पर रैशनलाइजेशन कर ली जाए तो आप इस तरह के टाइम पे अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ली जाए, तो आप अपने रिसोर्सेज को सही तरह के से इस्तेमाल करके कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो और अपने आप को रैशनलाइजेशन जैसे सिवियर स्टेप से या एग्रेसिव स्टेप से अपने आप को बचा सकते हो। अच्छा जी, ये हैं दो एडवांटेजेस, ये हैं दो एडवांटेजेस। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। यानी अगर कोई कंपनी रैशनलाइजेशन नहीं कर रही और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, कंपनी कहती है यार नहीं बिक रहा ना हमारा प्रोडक्ट और हमें लग रहा है फ्यूचर में बिकने वाला भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम, सुनने में बहुत आसान लग रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, नया प्रोडक्ट बनाओ। सुनने में आसान लग रहा है, इतना आसान है नहीं। इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। टीम रखना, उनको पैसे देना, वो रिसर्च करेंगे, टाइम लेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, सैलरीज लेंगे। नया प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में पहले खराब बनेगा, फिर सही बनेगा, फिर टेस्टिंग होगी, ये होगा वो होगा, इस सब चीजों में पैसा लगेगा। बहुत 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 एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अब मेरे और आपके हाथ में जो ये हर साल नया आईफोन आता है ना, ये कोई 2-4 दिन में नहीं बनता। बहुत टाइम लगता है इनको रिसर्च करने में, सब चीजें करने में, उसके बाद जाके ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा जी, दूसरा, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बाद होता है, इतना आसान भी नहीं है। क्या आप बोलोगे भाई मैं एक दिन में रिसर्च कर लूं हो जाए? नहीं, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। ठीक है। तीसरा, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते करते, प्रोडक्ट बनते 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 बनते, ये जो रैशनलाइजेशन को आप अवॉइड करोगे ना, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं ये डिसाइड करता हूं कि यार मेरी कैपेसिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट कम बिक रहा है, तो मैं क्या करूं, एक बंदा मेरा कह रहा है रैशनलाइजेशन कर लो। मैंने बोला नहीं यार, रैशनलाइजेशन समझ नहीं आती, मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा। तो ये मैं रैशनलाइजेशन को अवॉइड करना चाह रहा हूं। तो अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट अडॉप्ट करता हूं, चूज करता हूं, रैशनलाइजेशन को इग्नोर करता हूं, तो ये करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बोलूं कि रैशनलाइजेशन ना किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ली जाए, तो मेरी फौरन से कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी? नहीं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अच्छा, ये तो हमारे पास थे दो सॉल्यूशंस। किस चीज के? कंपनी की अगर कैपेसिटी एक्सेस हो जाए लॉन्ग टर्म के अंदर, मतलब परमानेंट बेसिस पे कंपनी को लग रहा है सेल्स गिर चुकी है और बढ़ने वाली नहीं है। अच्छा जी, दूसरे की तरफ चलते हैं हम। अब हम देख रहे हैं रिड्यूसिंग शॉर्टेज कैपेसिटी इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्टेज कैपेसिटी का मतलब, शॉर्टेज कैपेसिटी का मतलब यह है कि डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है। यानी 1,20,000 टूथपेस्ट की डिमांड है, 1,20,000 टूथपेस्ट की डिमांड है, और मैं बना सिर्फ लाख टूथपेस्ट सकता हूं। और मुझे यह भी लग रहा है कि ये जो डिमांड बढ़ गई है, ये परमानेंट है। मतलब ये 2-4 दिनों के लिए, 2-4 महीनों के लिए नहीं बढ़ी, अब ये बढ़ चुकी है और अब ये बढ़ी रहेगी, गिरने वाली नहीं है। फिलहाल तो गिरती हुई नजर नहीं आ रही। तो एक ऐसा बिजनेस जिसकी इन सिंपल वर्ड्स लॉन्ग टर्म शॉर्टेज कैपेसिटी का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर लंबे टाइम के लिए उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, लंबे टाइम के लिए उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, और उसकी सेल्स बढ़ चुकी हैं, डिमांड बढ़ चुकी है, और उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी इस बढ़ी हुई डिमांड के को, यानी वो अपनी इंक्रीज्ड सेल्स को सेटिस्फाई कर सके। अब जिसकी परमानेंट लेवल पर डिमांड बढ़ जाए और उसके पास रिसोर्सेज ना हो, ऐसा बिजनेस क्या करे? ऐसा बिजनेस क्या करे? पहला, जो बड़ा ही सिंपल तरीका है, अच्छा भाई, एक्सपैंड कर लो, पैसा लगाओ, पैसा लगाओ,
नई मशीनरी खरीद लो, पैसा लगाओ, ज्यादा लेबर रख लो, पैसा लगाओ, बड़ी जगह पे चले जाओ, पैसा लगाओ, बड़ा वेयर हाउस ले लो, पैसा लगाओ, बड़ी फैक्ट्री बना लो, ज्यादा मशीन, ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा ये ज्यादा वो, इन सिंपल वर्ड्स पैसा लगाओ, एक्सपैंड कर लो। अगर मैं लाख टूथपेस्ट बना रहा हूं और मेरी डिमांड 1,20,000 हो चुकी है और मुझे लग रहा है अब ये हर बार हर महीने 1,20,000, हर महीने 1,20,000 की डिमांड है, इसका मतलब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड परमानेंट ज्यादा है, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड परमानेंट ज्यादा है। अब क्या करें भाई? परमानेंट ज्यादा है तो क्या करें? एक तरीका ये, एक्सपैंड कर लो। बहुत सारे बिजनेसेस करते नहीं करते, हमने देखा ना। बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, डिमांड ज्यादा है, नहीं मीट कर पा रहे, पार्टनर ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, अपनी सेविंग से करते हैं, इन्वेस्टर ले लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं, बड़ी जगह, ज्यादा मशीनरी, ज्यादा इंप्लॉय, ज्यादा रॉ मटेरियल, एक्सपैंड कर लो, एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा आसान सोल्यूशन क्या है? एक्सपैंड कर लो। अच्छा जी, फायदा क्या है? पहला फायदा, अब आपकी लॉन्ग टर्म पे कैपेसिटी बढ़ गई। सो मेरी अगर डिमांड थी 1,20,000 टी शर्ट और टूथपेस्ट की, ये मेरी डिमांड थी, और मेरी करंट कैपेसिटी क्या थी? 1,00,000 टी शर्ट्स और टूथपेस्ट, 1,00,000 टूथपेस्ट बना सकता हूं, डिमांड 1,20,000 है। मैंने क्या किया? एक्सपैंड किया और अपनी कंपनी में 1,50,000 की कैपेसिटी बना ली। मैंने क्या किया? एक्सपैंड किया और अपनी कंपनी में 1,50,000 टूथपेस्ट की कैपेसिटी लगा ली। क्या फायदा हुआ? अब मेरी लॉन्ग टर्म बेसिस पर कैपेसिटी बढ़ चुकी है। आज मेरी 1,00,000 करंट प्रोडक्शन थी, डिमांड 1,20,000 थी। एक्सपैंड करने के बाद मेरी डिमांड 1,20,000 है, कैपेसिटी 1,50,000 है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी ज्यादा है ना, फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी। अब आप बोलते यार नहीं सर, अब नई फैक्ट्री लगाते और 1,20,000 पे ले जाते, भाई 1,20,000 पे ले जाता, फ्यूचर में 10-20,000 डिमांड और बढ़ जाती, फिर नई फैक्ट्री लगाता, फिर बढ़ती, फिर नई फैक्ट्री लगाता, नहीं ना। मैंने एक साथ 1,50,000 की जगह ले ली कि अभी फिलहाल डिमांड 1,20,000 है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में 1,50,000 हो जाएगी तो भी टेंशन नहीं, मैं 1,50,000 तक सेटिस्फाई कर लूंगा। तो जो भी कंपनी एक्सपैंड करती है थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ा लेती है कि अगर और डिमांड बढ़ जाए तो हम उसको भी सेटिस्फाई कर ले, परेशानी ना हो। तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पर आपकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, लॉन्ग टर्म के बेसिस पर आपकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अब आप खुद ही बना रहे हैं, अब टूथपेस्ट है ना, मैंने जगह ले ली, बड़ी जगह, अब 1,20,000 टूथपेस्ट मैं खुद बना रहा हूं। तो जब मैं खुद बना रहा हूं तो डिलीवरी भी मेरे हाथ में, क्वालिटी भी मेरे हाथ में, कॉस्टिंग भी मेरे हाथ में, सब मैं खुद कर रहा हूं, सब कुछ मैं करूंगा, सब कुछ मेरे हाथ में। और फिर सबसे बड़ा फायदा, मैं पहले 1,00,000 टूथपेस्ट बना रहा था, अब 1,20,000 टूथपेस्ट बना रहा हूं। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, जो ये कहता है कि जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो एवरेज कॉस्ट गिर जाएगी। तो वो कंपनीज जब एक्सपैंड करती हैं, जब पहले से ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ जाती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है, जिसकी वजह से उनकी एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। ये है कुछ फायदे, बट नुकसान भी है। पहला नुकसान, मजाक है क्या एक्सपैंड करना? मशीन खरीदनी पड़ेगी, पैसा, मशीन फ्री में थोड़ी है कि एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए। अब हो सकता है पैसा ना हो, तो पैसा ना हो तो फिर लोन लेना पड़ेगा, इन्वेस्टर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, शेयर बेचने पड़ेगी, कुछ भी होगा, मसला आ जाएगा। अब आपने बढ़ा बढ़ा तो ली कैपेसिटी, हो सकता है फ्यूचर में किसी वजह से डिमांड गिर गई, डिमांड गिर गई। अब आपको देखा होगा, आपने रिसेंटली जब कोका कोला और पेप्सी का बाइकआउट चल रहा था, तो दबा के लोग क्या कर रहे थे? कोला नेक्स्ट खरीद रहे थे, कोला नेक्स्ट, कोला नेक्स्ट, कोला नेक्स्ट, कोला नेक्स्ट शॉर्ट, कोला नेक्स्ट शॉर्ट, कोला नेक्स्ट शॉर्ट, हर बंदा खरीदा है शॉर्ट। तो किसी ने ओनर से पूछा होगा कि भाई क्यों एक्सपैंड नहीं कर रही? इतनी डिमांड है। ओनर ने बोला भाई मुझे डर लग रहा है, आज तो बाइकआउट चल रहा है, कल को बाइकआउट खत्म हुआ, लोगों ने वापस पेप्सी कोको कोला पीना शुरू कर दिया और कोला नेक्स की फिर डिमांड गिर गई, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो बड़ी फैक्ट्री, बड़े एम्प्लॉयज, बड़ी मशीनरी सब बड़ा लगा चुका हूं, मेरा तो दिवालिया निकल जाएगा। तो ये नुकसान होता है। कंपनीज जो है वो जो है वो ओवर एस्टिमेट कर जाती है, यार हमारी डिमांड बढ़ती है, बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, लगा लो बड़ी जगह, लगा ली, बड़ी जगह हो गई, पता चला डिमांड ही नहीं बढ़ी, उल्टा डिमांड थोड़ी सी और कम हो गई, फंस गया। तो ये भी एक मसला है। और दूसरा, और इसके अलावा, एक्सपेंशन सुनने में आसान लगता है, टाइम भी लगता है बहुत, एक दिन में नहीं होता। बड़ी जगह ढूंढना, वहां शिफ्ट करना, मशीन, एम्प्लॉय, सिस्टम बिठाना, मतलब रेनोवेशन करना, बहुत लंबा प्रोसेस है। इतना आसान नहीं क्या बोले 1 महीने में शिफ्ट हो गए बड़ी जगह पे, सारा सिस्टम बड़ा कर लिया, नहीं ऐसे नहीं होता, इट टेक्स टाइम। तो ये तो था पहले सोल्यूशन कि अगर आपकी परमानेंट बेसिस पर डिमांड बढ़ गई है
बड़ी जगह पे चले जाओ, एक्सपैंड कर लो, ज्यादा इंप्लॉइज रख लो, ज्यादा मशीनरी, बड़ी जगह, ये वो सब कुछ। दूसरा, अब मैंने बोला यार कौन इतनी ख्वारी करे, मैं बना कितने रहा हूं, 1 लाख टूथपेस्ट, डिमांड कितनी है, 1,20,000 टूथपेस्ट की, अब क्या ख्वारी करना है यार, मैं 1 लाख टूथपेस्ट बना सकता हूं, मैं 1 लाख टूथपेस्ट बना दूंगा। अब मसला है कि जो 20,000 जो मैं नहीं बना पा रहा हूं उसका क्या करूं, मैं बोलूंगा मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, किसी एक बंदे के पास जाओ, उसको बोलो भाई मुझे 20,000 टूथपेस्ट बना के दे दो, उससे 20,000 टूथपेस्ट बनवाओ और कस्टमर को 1,20,000 टूथपेस्ट चिपका दो। उसको क्या पता मैंने बनाया किसने बनाया, उसको तो टूथपेस्ट चाहिए, मिल गया मेरी कंपनी का, मेरी ब्रांडिंग का, मेरी पैकेजिंग के साथ। ये है आउटसोर्सिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग। आउटसोर्सिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है? आउटसोर्सिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है भाई, कि कंपनी ने वो काम जो खुद करना होता है, आउटसोर्सिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग में ये क्या होता है कि वो काम जो कंपनी ने खुद करना होता है, वो काम जो कंपनी ने खुद करना होता है, वो कंपनी किसी और से करवा लेती है। अब आपके इलेक्ट्रिक में जो है वो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, आपने कोई इलेक्ट्रिक की बड़ी याद आ रही है, आपने के इलेक्ट्रिक को फोन किया हेल्पलाइन पे, आपने उसकी मम्मी को याद किया, आपने उसकी सिस्टर को याद किया, फिर आपने उसके डैडी को याद किया, आपने उसके भाई को याद किया। जब आपने उसके सारे खानदान वालों को याद कर लिया प्यार प्यार से, फिर आप बाद में बोलोगे भाई मेरे घर में बिजली नहीं आ रही, आपको ये लग रहा है कि आप के इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉय को गालियां दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। के इलेक्ट्रिक कहती है कि यार हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम कॉल सेंटर चलाएं। तो एक कंपनी है तारिक रोड पर, ई स्क्वायर सर्विसेज के नाम से, के इलेक्ट्रिक ने उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई हमसे पैसे ले लो, हमारे ब्याह पे हमारा कॉल सेंटर आप चला दो। शारा फैसल पे अगर आप कराची में रहते हो आपने देखा होगा, यहाँ पे एक बहुत मशहूर बिल्डिंग है आईबेक्स के नाम से, उसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी के कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। वॉलमार्ट का भी चल रहा है, अमेजोन का भी चल रहा है। वॉलमार्ट अमेजोन कहते हैं हमारे पास इतना टाइम ही नहीं कि हम कॉल सेंटर खुद चलाएं, तो उसने अमेजोन आईबेक्स को हायर किया, बोला यार हमारे ब्याह पे हमारा कॉल सेंटर आप देख लो, आप चला लो, हालांकि ये काम हमें करना चाहिए लेकिन आप कर लो। ये है आउटसोर्सिंग या सब कॉन्ट्रैक्टिंग। यानी वो काम जो कंपनी के खुद करने का था, वो काम जो कंपनी के खुद करने का था, कंपनी ने वो काम जो है किसी और से करवा लिया। ऐसा भी हो सकता है। अब मैं 1 लाख टूथपेस्ट बना रहा हूं, डिमांड मेरे पास 1,20,000 टूथपेस्ट की है, तो ये मेरा काम था ना 20,000 टूथपेस्ट और बनाना। मैंने बोला मेरा काम है तो क्या हुआ, जरूरी है कि अगर मेरा काम है तो मैं खुद करूं, किसी और से करवा लेता हूं। अब आपके घर में टेक्निकली आपका घर गंदा होता है, खाना है, गार्डनिंग है, क्लीनिंग है, डिशेज है, क्लोथ्स हैं, ये सारा काम आपका है ना, आप खुद कर रहे हो, नहीं कर रहे किसी और से करवा ही रहे हो ना। तो आज जब आप अपना पर्सनल काम किसी और से करवा सकते हो, तो वो काम जो कंपनी का है वो किसी और से नहीं करवा सकती। कंपनी को लगता है, आपको लगता है यार मैं क्यों अपने बर्तन धो, कपड़े धो, मेरा टाइम जाया होगा। अगर कोई मुझसे पूछे यार अपने घर के बर्तन धो लो रोज 1 घंटा लगा के, मैं बोलूंगा मेरी जिंदगी में और भी बहुत काम है यार, मैं 1 घंटा लगाकर बर्तन धोऊं, इससे अच्छा, मैं ऐसे नहीं कि मैं धो नहीं सकता, धो सकता हूं, मैं बोलूंगा 1 घंटा लगा के मैं बर्तन धोऊं, इससे अच्छा वही 1 घंटा लगा के मैं जो हूं वो ट्यूशन पढ़ा लूं किसी बच्चे को, रोज का 1 घंटा इंडिविजुअल 1-to-1 ट्यूशन दे दूंगा, मुझे 50,000 रुपये मिल जाएंगे। कर सकता हूँ ना भाई, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो करते हैं लोग। अब हर किसी की अपनी, जब इंसान अपना पर्सनल लेवल का काम कर सकता है आउटसोर्स, तो कंपनी नहीं कर सकती, कंपनी भी कर सकती है। तो ये आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, वो काम जो कंपनी के खुद करने का था कंपनी ने किसी और से करवा लिया। ठीक है ना। तो 1 लाख टूथपेस्ट बना सकता था, बना रहा हूं, ऑर्डर 1,20,000 टूथपेस्ट का आ रहा है, तो मैंने बोला मैं क्यों 20,000 एक्स्ट्रा टूथपेस्ट के लिए नई फैक्ट्री नई खुआरियां करूं, नहीं करना मुझे। 20,000 टूथपेस्ट किसी और से पकड़ लो, अपने नाम की पैकेजिंग करना, चिपका देना आगे किसी को भी, फायदा ही फायदा है। एडवांटेज पे आते हैं। पहला फायदा, नो मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, जाहिर सी बात है, जब आप खुद एक्सपैंड कर ही नहीं रहे तो आपको एक्सपेंशन के लिए पैसा ही नहीं चाहिए। दूसरा, एक्सपेंशन करते, बंदे हायर करते, एचआर को काम देते, मार्केटिंग को काम देते, इसको देते, बहुत लंबी होती। यहां पर क्या हुआ, मैंने एक फोन किया, मैंने किसी भी बंदे को बोला भाई 20,000 टूथपेस्ट बना दो, उसने बोला डन हो गया सर, 3 दिन में मिल जाएंगे। मैंने बोला डन, भेज दो। 3 दिन। यही एक्सपेंशन करने बैठता तो 1 साल लग जाता। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी कितनी बढ़ गई। कल को मेरी डिमांड 1,20,000 से, अब मैंने क्या हुआ, मेरे मेरे भाई ने मुझे बोला नहीं नहीं यार किसी और से नहीं कराएंगे, काम तो खुद करेंगे।
1 लाख टूथपेस्ट बना सकते हैं, डिमांड कितनी, 1,20,000 की है। एक काम करो, नई फैक्ट्री डालते, 1,20,000 का बनाएंगे। नई फैक्ट्री डाली, 1,20,000 बनाना शुरू कर दिए। थोड़े दिन बाद डिमांड बढ़ के 1.5 लाख हो गई। भाई ने बोला अच्छा नहीं नहीं नहीं, खुद बनाएंगे। फिर फैक्ट्री डाली, 1.5 लाख बनाना शुरू कर दिया। फिर डिमांड 2 लाख हो गई। फिर भाई ने बोला फैक्ट्री डालेंगे। फिर डाली, 2 लाख बनाना शुरू कर दिया। अब डिमांड होगी 5 लाख। क्या सारी जिंदगी मैं यही करता रहूंगा, शिफ्टिंग ही करता रहूंगा? कोई मुझसे पूछे भाई क्या किया है जिंदगी में, बोलूंगा शिफ्टिंग। अब आप देखो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है अगर किसी और से करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ नहीं यार मैं 1 लाख बना सकता हूँ, मैं 1 लाख बनाऊंगा। डिमांड बढ़ के 10 लाख हो गई, 1 लाख खुद बनाऊंगा, 9 लाख किसी और से बनवा लूंगा। डिमांड गिर के 10,000 हो गई, मैं बोलूंगा टेंशन ही नहीं है। जो नुकसान होगा, लाख टूथपेस्ट बना सकता था ना, 10,000 बना रहा हूं, तो मुझे अपना 80,000 का नुकसान हो रहा है टूथपेस्ट का, कोई मसला नहीं। अगर 10 लाख की फैक्ट्री खोल के बैठा होता और 10,000 टूथपेस्ट बेच रहे होते, क्या होता? मैं तो मर जाता। तो जब आप किसी और से काम कर रहे हो तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है आपके पास। जितना चाहो बढ़ा लो, जितना चाहो गिरा लो, टेंशन ही नहीं है। एडवांटेज। बट डिसएडवांटेज है। अब आप किसी और से करवा रहे हो काम। अब आपने अपना टूथपेस्ट कस्टमर को दिया, आपके टूथपेस्ट पे कोई कंप्लेन नहीं है। किसी और से 20,000 टूथपेस्ट निकलवा के दिए, बनवा के दिए, कस्टमर के पास, के कस्टमर खोल रहे हैं, कभी ढक्कन गायब है, कभी सील गायब है, कभी बदबू आ रही है उसके अंदर, कभी टूथपेस्ट येलो कलर का निकल रहा है, कभी क्या निकल रहा है, कभी क्या निकला है। आपके हाथ में क्वालिटी है नहीं, आप तो किसी और से बनवा रहे हो। अब आप उस पर डिपेंडेंट हो। आप खुद बना रहे होते तो आप लड़ झगड़ के क्वालिटी सही करते। अब आपने तो किसी और से बनवाया। पहला मसला। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। पहले आपके पास से माल बन के कस्टमर के पास जा रहा था, अब किसी और से बन के माल आपके पास आएगा, आपके पास से फिर कस्टमर के पास जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। तीसरा, किसी और से बनवा रहे हो ना, किसी और से बनवा रहे हो तो फ्री में थोड़ी बनेगा। किसी और से बनवा रहे हो तो वो भी तो अपना प्रॉफिट रखेगा। तो वो अपना प्रॉफिट रख के आपको देगा, आप अपना प्रॉफिट और रख के आगे दोगे, तो फिर कस्टमर बोलेगा तो बहुत महंगा पड़ रहा है। ये भी एक मसला है। यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके बाद आपने कस्टमर को बोला सर 2 दिन में माल पहुंच जाएगा, आपने अपने लाख यूनिट बनाए, बना के तैयार रखे। किसी और से बनवा रहे थे 20,000 टूथपेस्ट, उसने बोला सर 2 दिन में दे दूंगा। 2 दिन बाद आपने फोन किया, उससे बोला सर बीवी मर गई मेरी। आज तो बोला बड़ा दुख हुआ, चलो कल दे देता हूँ। कल आपने फोन किया, उसने बोला सर आज तो सोया मैं। बोला ठीक है कोई मसला नहीं। 2 दिन बाद फोन किया, उसने बोला सर बीवी के दुख में बच्चे बीमार है, उनको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। बात तो बोला ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सर मेरी अम्मी को टेंशन लगी, सर ये हो गया, वो टोपियां करा रहा है आपको, क्या कर लोगे आप? डिलीवरी टाइम तो आपके हाथ में है नहीं। आपने लाख टूथपेस्ट की जो खुद बनाई थी, डिलीवरी आपके हाथ में है। जो 20,000 किसी और से बनवाए थे, जब तक वो आपको नहीं देगा आप आगे दे नहीं सकते। तो डिलीवरी के मसले आ जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं बिजनेस को अगर वो किसी और से काम करवाता है। अच्छा भाई, बिफोर वी फाइनली एंड दिस टॉपिक एंड बिफोर वी फाइनली से गुड बाय टू दिस एंटायर यूनिट 4, इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट हमारे पास रह गया है, वो रह गया है आउटसोर्सिंग। अच्छा, आउटसोर्सिंग वही है जो भी हमने पढ़ा था डिटेल में। आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग होता है कि आपने वो काम जो आपने खुद करना था, आपने किसी और से करवा लिया, आउटसोर्सिंग कहते हैं इसे। आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो वो काम जो आपने खुद करना था वो किसी और से करवा लिया, आउटसोर्सिंग। अच्छा, अब इसके ऊपर प्रॉपर एक क्वेश्चन आ सकता है। अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था ना कि कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है। अब हम इसको जरा डिटेल में देखते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब वो काम जो कंपनी ने खुद करना था वो किसी और से करा लिया। रीजन क्या होते हैं? बहुत सारे रीजन होते हैं आउटसोर्सिंग करने के। पहली बात, कंपनी आउटसोर्सिंग इसलिए करती है क्योंकि कंपनी को डर होता है कि यार अगर हमने खुद एक्सपैंड किया तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट्स पे नुकसान होगा। डर है कंपनी को। कंपनी कहती दफा करो, छोटे लेवल पे बना रहे, छोटे लेवल पे ही काम करो, कॉस्ट कम है, कोई टेंशन नहीं है। डिमांड ज्यादा आई है ना, अगर डिमांड ज्यादा आई है तो किसी और से प्रोड्यूस करवा लो, कोई टेंशन नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है आउटसोर्सिंग से। अब जब आप आउटसोर्सिंग की आपको आदत होगी तो फिर तो आप बादशाह हो। आप बोलो 1 करोड़ यूनिट का भी ऑर्डर आ गया, टेंशन नहीं, किसी ना किसी से बनवा कर दे दूंगा। डिमांड बढ़ रही है, गिर रही है, टेंशन नहीं है, मसला नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी कितनी बढ़ गई सोचो। उसके बाद कंपनी कहती है हमारा फोकस बच जाता है, इंप्रूव हो जाता है। जैसे के इलेक्ट्रिक की मैंने आपको बात दी, के इलेक्ट्रिक का काम है बिजली के ऊपर काम करना। वो कहते हैं अगर हम ये कॉल सेंटर चलाने के चक्करों में पड़ेंगे हमारा फोकस खराब होगा। Amazon कहता है हमारा काम है सेल्स करना, हम अगर कॉल सेंटर बनाने बैठ गए, चलाने बैठ गए, तो हमारा फोकस खराब होगा। हमें अपना फोकस खराब नहीं करना, हमें सेल्स आती है, हम सेल्स करेंगे, किसी और को ज्यादा पैसे में दे दो। तो आप क्या करते हो, कभी कभी
किसी और से काम करवा के सुकून खरीदते हो, सुकून। और जो सुकून आपके पास आ जाता है उसको अपनी करंट बिजनेस में लगा के अपने आप को और एक्सपैंड कर लेते हो या बेहतर चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है आपने किसी और से काम करवाया। अब वॉलमार्ट कहता है कि मैं अपना कॉल सेंटर खुद चलाने बैठ जाऊं अमेरिका के अंदर, तो मेरे पास वो क्वालिटी ऑफ बंदे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन वो क्या कहता है कि मैं पाकिस्तान में बना लूं कॉल सेंटर, तो पाकिस्तान में जो क्वालिटी कॉल सेंटर का बंदा मिलेगा वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान के अंदर रख लो। यूएस के अंदर आप उसको लालच दो कि आपको $100 मिलेंगे, 2 घंटे ज्यादा काम करो, वो बोलेगा भाड़ में गए $100। आपको यहाँ कोई बोल दे कि आपको $100 ज्यादा मिलेंगे, 28,000 रुपये ज्यादा मिलेंगे, 2 घंटे ज्यादा काम करो, आप बोलो दो क्या, मैं 4 घंटे काम कर लूंगा, दे दो मुझे $100 एक्स्ट्रा। मैं तो $50 में यानी $13,000 में मैं खुश हूँ, कोई मसला नहीं, 13-14 हजार। तो हो सकता है कभी कभी किसी कंट्री के अंदर आप आउटसोर्स इसलिए भी करते हो क्योंकि वहां की कंट्री के लोग अच्छे हैं। आपने अक्सर देखा होगा चाइना, चाइना में लोग अपनी प्रोडक्शन आउटसोर्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इनको लगता है कि एम्प्लॉयज की प्रोडक्शन तेज है, वहां पर जो क्वालिटी प्रोडक्शन लेबर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता दुनिया में, तो लोग वहां पर भी कर लेते हैं। तो कभी कभी आउटसोर्सिंग आप इसलिए भी करते हो क्योंकि आपको किसी और कंट्री के अंदर बेटर रिसोर्स मिल रहा होता है, तो आप कहते हो अपने रिसोर्सेज बचाओ, किसी और कंट्री से काम करवा लो। एंड देन किसी और जगह से कराने का फायदा ये कि आपके अपने रिसोर्स बच जाते हैं। मैनेजर आपका जो है वो दो जगह, दो काम करने की जगह अब एक काम कर रहा है। आप सीईओ जो है, आप 10 काम संभालने की जगह आप 4 काम संभाल लो, बाकी 3-4 काम आपने आउटसोर्स किए हुए, तो आपके इंटरनल जो कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर से भी वर्कलोड कम हो जाता है, वो भी फ्री अप हो जाते हैं। लेकिन ड्रॉबैक्स वही है जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, किसी और से करवा रहे हो तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले अगर आप किसी और से करवा रहे हो अपना काम तो आपको अपने बंदे निकालने भी पड़ेंगे। तो के इलेक्ट्रिक पहले खुद कॉल सेंटर चला रहा था, उसने बोला नहीं यार हमारे बस की बात नहीं है, उसने ई स्क्वायर को अपना आउटसोर्स कर दिया कॉल सेंटर। तो के इलेक्ट्रिक के जो अपने बंदे थे कॉल सेंटर के उनको निकाल दिया। तो अपने बंदे निकालने पड़ते हैं जब आप अपना किसी और से काम करवा रहे हो। फिर किसी और को काम दिया है तो हो सकता है यार मसला ही मसला है, हो सकता है वो क्वालिटी ना दे जो क्वालिटी आप देना चाह रहे हो सकता है कि आपका डेटा चोरी हो जाए, अब आपने अपना काम उठा के किसी और को दिया है, डेटा भी तो चोरी हो सकता है। हो सकता है आपके कस्टमर को पता लग जाए कि यार मैं तो ऑर्डर आपको दे रहा हूं, आप किसी और से बनवा रहे हो, नहीं मैंने तो आपको ऑर्डर दिया था तो आप ही बना के देंगे। हो सकता है कस्टमर रजिस्ट करे। हो सकता है आपने किसी और कंपनी से काम करवाया, वो किसी ना किसी तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, हो सकता है। तो आपके ऊपर इल्जाम आ सकता है कि ये कंपनी जो है वो एथिकल नहीं है, सीएसआर आपने जो है वो, लेट सपोज फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट ने जो है वो अपना कॉल सेंटर आउटसोर्स कर दिया आईबेक्स को। अब आईबेक्स के अंदर क्या एम्प्लॉयज के साथ हरासमेंट हो रही है, अब दुनिया किस पे उंगली उठाएगी? वॉलमार्ट पे, कि आप किस बंदे से काम करा रहे हो, हरासमेंट हो रही है तो सोसाइटी के खिलाफ है, पोल्यूशन कर रहे हैं, सीएसआर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, टोपी आपके ऊपर आएगी। हालांकि आप तो कुछ कर भी नहीं रहे, आप तो किसी और कंपनी से काम करवा रहे हो। तो इस तरह के मसले होते हैं, इल्जाम होते हैं जो आपके ऊपर आ सकते हैं। तो ये है हमारे पास आउटसोर्सिंग।